and welcome my dear student. क्लास 10 चैप्टर 2 साइंस में जो था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। ओहो कहाँ भाग रहे हैं भाई साहब, बहुत बदतमीज। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ये हमारा चैप्टर था जिसमें आप पार्ट 1 इंट्रोडक्शन बखूबी देख चुके हैं, जहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाई गई थी जो क्लास 10 से पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है। एसिड बेस कर वो बताया गया था। उसके बाद पार्ट 2 में अकॉर्डिंग टू क्लास 10 के सिलेबस के हिसाब से मैंने एसिड और बेस को डिफाइन किया था। तो इसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस से सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, आपको याद होगा कि क्वेश्चन टाइम में आपको दिया गया था क्वेश्चन विथ आंसर, दैट मीन्स सॉल्यूशन की बात यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा गया पार्ट 1, लेकिन एक्चुअली में ये पार्ट 2 है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन टाइम में दिया गया था अम्ल और भस्म में दो अंतर। देखिए भस्म जो है ये घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ये वही है जिसको हम क्षार भी बोलते हैं, और ये वही है जिसको इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं। अम्ल और क्षार में यानी कि एसिड और बेस में डिफरेंस बताना है। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस। सबसे पहले अगर हम बात करें अम्ल और क्षार में, तो एक पॉइंट आपने पढ़ा था कि मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल दूंगा, कवर कर लीजिएगा। ऐसे नोट्स में आपके यही लाइन इंग्लिश में दिया हुआ है, जो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। वे पदार्थ यानी वैसे मटेरियल। अब यहाँ पे पदार्थ का क्या मतलब है, दैट मीन किसी एलिमेंट या कंपाउंड से, ठीक है ना। तो वे मटेरियल यानी कि पदार्थ जो जलीय विलयन में, दैट मीन एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 10। मैंने बताया था थोड़ा लेवल बढ़ेगा तो फिर आपको ऐसे बोलना है। तो पता ये चला कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन की प्राप्ति हो रही है, गिवन हो रहा है, तो वो मटेरियल हमारा एसिड होगा। वहीं अगर हम बात करें भस्म, क्षार या बेस की, तो वैसा मटेरियल जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- देता है। कितना आसान। जिस एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस होता हो, वो समझ जाओ कि वो मटेरियल हमारा एसिड है, और जिसमें OH- हो वो हमारा बेस है। इसका स्वाद, किसका स्वाद, दैट मीन एसिड के टेस्ट की बात हो रही है। आप पार्ट 1 से ही देखते आ रहे हैं, जो बेसिक कंसेप्ट था कि ये खट्टा होता है और ये खाड़ा। खाड़ा का मतलब कड़वा होता है, खाड़ा का मतलब कड़वा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है ना। इसके pH का मान, जो pH स्केल होता है, वो 7 से कम होता है। pH स्केल क्या है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और इसका pH का जो मान होता है वो 7 से अधिक होता है। देखिए pH स्केल इस तरह से होता है, यहाँ पे 1 2 करके इधर होता है, इधर माइनस तक आपको जाता है ना, 7 तक। तो अगर pH स्केल का मान अगर 7 से कम होगा, तो 7 से कम होने का मतलब हो गया कि मजबूत हो गया वो। ये जैसे जैसे ऊपर, जैसे बुखार है, ऊपर बढ़ता है तो टेम्परेचर मतलब ज्यादा है, यहां उल्टा मामला है। यहां मामला यह है कि जितना ऊपर जाएगा वो उतना ज्यादा आपको क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। इसीलिए लिखा गया कि इसके pH का मान 7 से कम होता है और इसके pH का मान 7 से अधिक होता है। कुछ समझ में बात आई। pH स्केल को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। सिर्फ फिलहाल इतना समझ लें कि एसिड बेस को मापने वाला जो थर्मामीटर है, उसकी वैल्यू जितनी बढ़ेगी बेस की वैल्यू उतनी घटेगी, और क्षार की वैल्यू जितनी घटेगी, थर्मामीटर में उसका टेम्परेचर जितना घटेगा, समझो कि उतना ज्यादा क्षार का वैल्यू बढ़ेगा। अपोजिट है एक दूसरे के। अब हम एसिड बेस जो मैंने कहा, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी दे दिया गया है। एग्जैक्टली जो ऊपर है वही चीजें यहां पर आपको मर्ज कर दी गई हैं, दे दी गई हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, आप देख सकते हैं सेम वही सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। Why is the use of iodized salt advised? मैं अभी टैग कर दे रहा हूं इसको, और फिर मैं बोलूंगा कि अगर आप भुला दिए ना, तो फिर टीचर क्या करे और तुम्हारा भविष्य क्या करे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
आप क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखें, एक साल भी ये मिस नहीं किया, किसी ना किसी सेट में दिया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आयोडीन युक्त नमक। ये टॉपिक ही मस्त है। अभी गवर्नमेंट जो है लगभग 8 साल प्रचार करवाई है, 8 साल लगभग आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए। अब जाके इधर थोड़ा सा रेडियो पर चैनल पर प्रचार कम गया है, लेकिन अभी भी जहां नमक का प्रचार होता है वहां बताया जाता है कि आयोडीन कितना अमाउंट इसमें मिक्स किया गया है, उसकी क्वालिटी को जाहिर करने के लिए। मतलब कि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन प्रैक्टिकल लाइफ, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट है वही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल सी बात है। तो सबसे पहले बच्चा इंपॉर्टेंट आप जो स्टेटमेंट है वो लिखिएगा, और उसके बाद देखिए कितना खूबसूरती से छोटा सा पॉइंट प्लस यहाँ पे नोट्स एक चिपका दिया गया। मैं फिर बोलूँगा, ये ऊपर वाले को जो मंजूर, लेकिन इस लेवल का नोट्स नहीं है किसी टीचर के पास। आप लोग घूम घूम के पढ़िए, भले अब कह रहे हैं ना कि बैड लक हो जाए वो अलग मैटर है, आप लोग नहीं बहुत अच्छा मेहनत नहीं करें तो ये फाइनल आपको 3 नंबर झक मार के आपको एग्जाम में दे देने वाला है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है जी। अब क्यों आवश्यक तत्व है? तो आयोडीन की कमी से थायराइड से संबंधित रोग होता है। थायराइड का इंग्लिश थायराइड ही होता है। इसकी कमी से आमतौर पर घेघा रोग होता है। क्या होता है? घेघा रोग। घेघा रोग का मतलब क्या होता है यहां आप देख सकते हैं। इट्स डिफिशियंसी यूजुअली कॉजेज अ एसोफेगस, यानी ये जो हमारा जो है ना, जिसको हम ग्रास नली बोलते हैं या फिर विंड पाइप बोलते हैं, क्लास 4-5 में विंड पाइप पढ़ना होता है, वही जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसको एसोफेगस बोलते हैं, बात सेम ही है। तो वही यहाँ पे दिया गया। उसके बाद बात यह है कि साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडाइड, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन अगर ये 5 नंबर में आएगा तो कैसे आएगा? अब कह देगा कि आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती, सिर्फ इतना था। इसका समाधान बताएं। अगर समाधान भी आ गया ना तो ये 5 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। तो हमने क्या किया है, नोट पॉइंट में इसको चिपका दिया। आए चाहे ना आए आप याद कर लो, और नहीं भी आया फिर भी नोट पॉइंट लिख देना, क्योंकि वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, 100% जितने नंबर का उतना तो हर हाल में मिल के रहेगा झक मार के। और आपको ऐसे भी पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन को थोड़ा सा दायां बायां करके पूछ भी देता है। तो साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइट, ध्यान रखिएगा, मिला देने पर आयोडाइज्ड नमक बन जाता है। इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होती है। आपने जब वीडियो देखा होगा तो इसका आपको इक्वेशन भी दिया गया होगा। थोड़ा माइंड को आप बैक करें। आइए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। आयोडाइज्ड सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ लिटिल पोटेशियम आयोडेट टू कॉमन सॉल्ट। देयर इज नो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द बॉडी ड्यू टू इट्स कंजम्पशन। क्लियर मीनिंग है? अगर इंग्लिश में दिक्कत हो तो हिंदी में देख लो, ठीक है ना। तो बहुत आसान है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है बेटा कि सूचक से आप क्या समझते हैं? दैट मीन इंडिकेटर। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इंडिकेटर? नेम एनी वन सिंथेटिक पॉइंटर, नॉट पॉइंटर, इंडिकेटर। यहां भी क्या होगा? इंडिकेटर। वैसा पदार्थ, देखो इंडिकेटर और पॉइंटर लगभग एक ही चीज है, लेकिन पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं होता है, इंडिकेटर ही का होता है साइंस के दुनिया में। वैसा पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में सूचकांक या इंडिकेटर का काम करता है सूचक कहलाता है। दैट मीन ए सब्सटेंस दैट एक्ट्स एन इंडिकेटर और इंडिकेटर इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एन इंडिकेटर। एग्जांपल लिटमस मिथाइल। थोड़ा सा इंग्लिश में लगता है सुधारना पड़ेगा। ए सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ इंडिकेटर इन अ रिएक्शन। असल में यहां की वजह से अगर सूचकांक या इंडिकेटर दिया गया है ना तो उसी का ट्रांसलेट करने के चक्कर में गलती हुआ है, ये नहीं होगा। नहीं हो गया ना, एज एन इंडिकेटर। हाँ बिल्कुल, और इंडिकेटर को आप काट दीजिए। इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एन इंडिकेटर। दैट मीन वैसा मटेरियल, देखो सुन लो, अभी अंग्रेजी में बताए थे, दोनों के लिए हो जाएगा। वैसा मटेरियल जो किसी रिएक्शन में इंडिकेटर का काम किसी रिएक्शन में, वैसा मटेरियल जो किसी रिएक्शन में
किसी चीज को इंडिकेट करने का काम करता है उसे हम इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे वीडियो में बताया गया था, आपको ध्यान होगा, बिजली का जो ये होता है क्या बोर्ड जो है, बोर्ड देखिए ना वहां बोर्ड में, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं ना। लोग बोलते हैं लेकिन इंडिकेटर में लाइन नहीं आ रहा था, कहां से बोर्ड में लाइन होगा। तो इंडिकेटर ये सूचित करता है कि लाइन बोर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब वो इंगित कर रहा है, इसीलिए इसको कभी कभी पॉइंटर भी कहा जा सकता है, रेयर केस में, यानी पॉइंट कर रहा है वो। अम्ल एवं क्षार की जांच संश्लेषित सूचक जैसे मेथाइल ऑरेंज एवं फेनोल्फथेलीन द्वारा किया जाता है, यह भी एक प्रकार का इंडिकेटर है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी एक संश्लेषित सूचकांक का नाम बताएं, मैंने दो बता दिया आपको। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बताओगे आंसर। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? बिल्कुल, आंसर है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये क्वेश्चन वीवीआई है और क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट था, सबका वेटेज भी मैं आपको बता दे रहा हूं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। फॉर्मिक अम्ल को दूसरे लफ्जों में हम लोग मिथुनोइक अम्ल भी बोलते हैं। ध्यान रहे, फॉर्मिक अम्ल पूछ दे या मिथुनोइक, आंसर एक ही होने वाला, दोनों एक साथ नहीं आता है, तो चूकना मत। फॉर्मिक अम्ल और मिथुनोइक अम्ल एक ही है। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताएं, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा? एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल, बिल्कुल सही। आप लोग कर क्या है मेहनत, थैंक यू। निम्नांकित दैट मीन फॉलोइंग यौगिक यानी कि कंपाउंड में कौन अम्ल यानी कौन सा एसिड पाया जाता है? बिल्कुल। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथेलीन या इनमें से कोई नहीं? हल्दी। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है दैट मीन बेसिक ऑक्साइड? Na नहीं, Na2O। टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वीवीआई में भी अगर कुछ ऊपर हो सकता है तो वो लेवल का है। मोस्ट वीवीआई, MVVV आई। तो एकदम ध्यान रखिएगा कि टार्ट्रिक अम्ल जो है ये पाया जाता है इमली में, करेक्ट कर लें। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत पूछता है, यानी कहने का मतलब ये। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सा गैस निकलता है? आपके पास नोट्स नहीं है क्या? नहीं लाए हैं? अच्छा, रोजा में होता है। H2 गैस इसका आंसर है, सामने है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, आप बताइए। हो मर्दे, बतावा ना। नहीं, इससे लटक जाता है गर्दनवा में। हाँ, घेगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसोफेगस। मधुमक्खी का डंक, अच्छा एक ये भी वीवीआई है भाईजान। देखो मसला ये है कि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड ही देते हैं, उसमें भी अगर गेस करना है तो थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए वीवीआई बार बार भी आ रहा है आपको। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है? ये इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन लवण है? NaOH। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्षार। निम्नलिखित में कौन लवण है? NaOH तो क्षार हो जाएगा, लवण यानी कि सॉल्ट, बिल्कुल सही। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्षार। लाल को नीला कौन कर रहा था? पक्का। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? यहां पे देखिए नाम नहीं दिया गया है, H+OH-, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा? प्लस वाला ना होगा?
और प्लस वाले का अगर वर्ड में लिख के आता तो क्या होता? एसिड यानी बेस, बिल्कुल सही। OH माइनस है क्या? अरे OH माइनस यहां पे आंसर क्यों दिया है? निम्नलिखित में कौन सा आयन, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को विलियन में, लाल को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है? क्षार करता है। तो एक मिनट, फिर ये वाला जो था कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? यहाँ पे लाल लिटमस, हाँ, या दोनों का तो मतलब एक ही बन रहा है। सही है, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, और निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलियन को नीला कर सकता है? क्वेश्चन हम ढंग से पढ़ ही नहीं थे, या फिर पढ़े तो समझे नहीं है। क्वेश्चन देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया पूछने का अंदाज, और दोनों चीज आपको यहाँ चिपका दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। NOH क्या है? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH लास्ट में लगता है, और ये किसके लगता है? एल्डिहाइड के, अम्ल के, कीटोन के, ईथर के? अम्ल, अम्ल। COOH ये अम्ल के लिए है। जैसे एक फॉर्मूला होता है ना, CH3, और इसमें जो यहाँ पर जो आता है COOH लगता है। इस तरह का कंपाउंड पढ़ना है आगे के पार्ट में। कायदे से यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थे क्वेश्चन, पर अगर आ गया तो ध्यान रखना। इसको हम लोग ऐसे भी कभी कभी लिखते हैं, CH⋯O, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब पढ़ना है, इसी पार्ट में पढ़ना है, हम आगे के पार्ट में पढ़ाएंगे। चलिए, बहरहाल ये लास्ट क्वेश्चन था आपका विथ सॉल्यूशन हो चुका है। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था।